अलजेब्रा आज हम चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास टॉपिक है क्वांटम नंबर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अहम टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा दरअसल क्वांटम नंबर के नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 ये चीजें ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिसको हम वेव इक्वेशन में पुट करते हैं। इसके अंदर वेव इक्वेशन में उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करते हैं और वो वेव इक्वेशन हल हो जाती है, तो उसे हम क्या कौन सा कहते हैं, क्वांटम नंबर। इस कार्डिनियर जो है वेव इक्वेशन थी, उसने हाइड्रोजन की जो वेव इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर जो है हमने ये वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। और जिस तरह ये हमने फर्ज करें बेटा, इसका क्वांटम नंबर का मकसद ये होता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर मौजूद है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना न्यूक्लियस के जो है वो करीब है, किस पोजीशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, वेव इक्वेशन जो है वो उसी पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्वांटम नंबर का सहारा लेते हैं। जिस तरह देखिए किसी शख्स को आपने तलाश करना है, अगर उसको आपको शहर का नाम बता दिया जाए, आप तलाश कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है जब तक शहर का नाम होगा, चलिए फर्ज करें कहा कि मुल्तान में फलां शख्स रहता है, तो नहीं तलाश हो सकता जब तक उसके ब्लॉक नंबर का ना पता हो, जब तक उसकी जो है वो घर का नंबर का ना पता हो, जब तक वह कॉलोनी का ना पता हो, तो उस वक्त तक हम उसको तलाश नहीं कर सकते। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का ये नहीं होता कि सिंपल हम कहेंगे आज फलां जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए हमें ये चार क्वांटम नंबर है जिनका हमें सहारा लेना पड़ता है। एक बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और चौथा जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। ये हम इसको करते हैं। इसे सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो बेटा हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोगों को याद होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये था, बोहर्ज ने हमें बताया था एनर्जी लेवल के बारे में। जिस तरह देखिए ना यहाँ पर है एनर्जी लेवल, उसने कहा ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमें देखिए ये n1 होगा, ये n2 होगा, ये n3 होगा एंड सो ऑन। ये उन्होंने हमें बोहर ने एनर्जी लेवल के बारे में बताया था। यानी इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में दो चीजों को बेटा हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने फासले पर मौजूद है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको वहां पर उसकी एनर्जी कितनी है। ये हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको n से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, n से। n जो होता है ये नॉन जीरो डिजिट्स होता है। कौन सा होगा, नॉन जीरो डिजिट्स है, यानी जीरो से नहीं शुरू होता। n जो है ना हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। जो है इसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स होता है, 1 2 3 होता है। ये दरअसल 1 2 3 जो होता है ये एनर्जी लेवल होते हैं, इसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं, ये एनर्जी शेल भी कहते हैं। ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। जिस तरह से कि यहाँ पर 1 है, n1 है, 1 लेवल है, n2 है, n3 है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एनर्जी लेवल कहलाते हैं। ठीक। अब जिस तरह हमारे पास आप देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है n1 में है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के करीब है, वह अगर n2 में है तो वो उसी तरह न्यूक्लियस से थोड़ा सा मजीद दूर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितना n की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी जो n होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। ये हमारे पास आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह एनर्जी भी जो होगी उस साथ एनर्जी भी प्लस बेटा वो भी क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितना अपना फासला बढ़ता जाएगा ऑर्बिट में उसी हिसाब से उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा। ये देखिए जिस तरह हमें उसने अपना एनर्जी लेवल में जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है यानी n1 है तो उसको हम k से जाहिर करते हैं, n2 जो है उसको हम l से जाहिर करते हैं, इसी तरह n3 जो होता है उसे हम m से जाहिर करते हैं और n4 जो होता है उसे हम n से जाहिर करते हैं। यानी इनको हमने शेल के को इनका नाम दिया हुआ, एनर्जी लेवल को इनके हमने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, k है, l है, m है और n के हिसाब से इसको हमने क्या दिए हुए हैं, इसके नाम दिए हुए हैं। ठीक। ये तो थे हमारे पास क्या थे, एनर्जी लेवल थे। n की वैल्यू अगर 1 है, यानी अगर वही वैल्यू n की वैल्यू हम 1 है वो वेव इक्वेशन में हम पुट करते हैं। किसमें पुट करते हैं, वेव इक्वेशन में। किसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर n की वैल्यू n 1 है तो
तो हम वेव इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो इक्वेशन हल हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। अगर वही n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 से ये वेव इक्वेशन जो सॉल्व हो जाती है तो वो इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है, सेकंड एनर्जी लेवल में रोटेट कर रहा है। अगर n की वैल्यू 3 होगी, 3 से वेव इक्वेशन अगर हमारे पास हल हो जाती है तो हम उसी 3 की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो ये होगा वेव इक्वेशन हल हो जाती है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल में क्या है, मौजूद है। तो ये हमारे पास था कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये बता सकते हैं कि n, देखिए n की वैल्यू बेटा बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह एनर्जी भी उसके हिसाब से क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ आ गई? ये तो हो गया हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है आगे है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्यों जरूरत पेश आई, देखो ना, जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस किया, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा इसको ना हम एल से स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू जो शुरू होती है स्मॉल एल की, ये हमेशा देखिए 0 से शुरू होती है। ऑलवेज हमेशा याद रखना है किससे शुरू होगी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 आ गया। अच्छा, अब इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई है एजीमुथल क्वांटम नंबर की? एनर्जी लेवल तो इसने भी बता दिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसकी जरूरत एनर्जी इसकी क्यों जरूरत पेश है? या तो बेटा हमने डिफेक्ट्स में पढ़ा था, बोहर के डिफेक्ट्स के अंदर जो है, किसके डिफेक्ट्स में, बोहर के डिफेक्ट में याद होगा हमने पढ़ा था कि ये जो एनर्जी लेवल होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल है, ये देखिए हमारे पास है, ये एनर्जी लेवल है, ये n1 है, n2 है, देखिए बेटा ये हमारे पास है, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। ये जो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल है, ये क्या है कि ये याद होगा जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। कौन सी फील्ड अप्लाई करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैं यूं देखिए आपको यूं आसानी के लिए देखिए यूं समझा रहा हूं कि ये हमारे पास एक ये हाई एनर्जी लेवल है, इसके बाद ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है, और दूसरा जो है हमारे पास ये लो एनर्जी लेवल है। देखिए बेटा अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर में आएगा, आपको पता है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। जो रेडिएशन जो होगा वो वेव्स की सूरत में जो एनर्जी रेडिएट करता है, ये तो था। अगर देखिए उसी को इक्वेशन अगर n के मान 1 से हल हो जाता है तो 1 में होगा, 2 से हल हो जाता है तो 2 में होगा। ये हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब इसी के ऊपर हमने वो अप्लाई किया, यानी वे अपना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, यानी स्पेक्ट्रोमीटर में जब हमने इसको देखा है, स्ट्रॉन्ग जो है रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखा है, जब इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है, यानी अपना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो थी ना ये लाइन, ये एक लाइन नहीं थी, ये छोटी छोटी आप इस समान लाइनों में ये क्या थी, डिवाइड था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो n है, ये 1 है, ये n2 है, या n3 है, ये एक लाइन नहीं है, इसके अंदर भी और छोटी छोटी लाइनें क्या है, मौजूद है, जिसका देखिए हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ये मौजूद है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो है यहाँ पर है, तो जब इसी को देखा गया, इस एनर्जी लेवल को देखा गया, तो ये भी बेटा एक लाइन नहीं थी, ये कई लाइनें मौजूद थी। यहाँ पर जिस पर आया, इसका मतलब इसमें भी जिसको देखा गया, इस पर भी कई लाइनें मौजूद थी। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जरूरी नहीं है कि वो इस लाइन से आएगा, वो इस लाइन से आकर इधर भी आ सकता है, इस लाइन से इस लाइन में भी आ सकता है, इस लाइन से इस लाइन में भी आ सकता है। ये नहीं, क्योंकि ये एक लाइन कई लाइनों में डिवाइड हुई हुई है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनफ नहीं है, कि काफी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में हमें बता सके कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। लेकिन यहाँ पर है कि एक और भी हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पेश आई है। वो क्वांटम नंबर कौन सा है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसकी हमें जरूरत पेश आई है। अब देखिए इसमें जो होगा, ये जो नंबर ऑफ शेल है, ये एनर्जी बेटा जो लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास इसका मतलब ये है एनर्जी लेवल जो है वो ये सिंगल लाइन नहीं है। कौन सी लाइन है बेटा? सिंगल लाइन नहीं है, जिसको याद होगा हमने स्पेक्ट्रल लाइन का नाम दिया था, या लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो कहते थे सिंगल, ये सिंगल लाइन नहीं है, ये कई आगे छोटी छोटी लाइनों के अंदर स्प्लिट अप हुई हुई है। यानी ये एक लाइन जो है ये सिंगल लाइन नहीं है, ये आगे कई छोटी छोटी लाइनों के अंदर जो है वो स्प्लिट अप हुई है, कई छोटी छोटी लाइनों के अंदर ये मिक्स हुई है। ठीक, अब इसी का जो है इसका मतलब है हमें जो था इन छोटी छोटी लाइनों को, इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन है इस छोटी छोटी लाइनों में जो डिवाइडेड लाइन है, अगर एक से जंप करता है दूसरे में आता है तो उसकी वेव और होगी,
नेचर और होगी, अगर इससे आता है तो उसकी नेचर और होगी, इससे आता है तो उसकी नेचर और होगी, जिसका हमने यहाँ पर जो है वो जिक्र करना है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगी ये लाइन। अच्छा बेटा देखिए, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, देखिए गौर करें, अगर n 1 होगा, यहाँ पर इसका होगा n - 1 होगा, ये n जो है ये हमेशा n जो होगा, याद रखना n से एक कम होगा, n - 1 होता है इसका। अभी बेटा अगर n 1 है, इसका मतलब है अगर n की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l आपको पता है हमेशा किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर हमारे पास देखिए बेटा, अगर n की वैल्यू 2 है, हमारे पास हम कहते हैं n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? l हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा? हमारे पास है ये 0 होगा और फिर क्या होगी? 1 होगी। अगर इसी तरह n की वैल्यू हमारे पास बेटा 3 है, n की 3 है, तो हमारे पास आपको पता है l में हमेशा किससे शुरू होना है? 0 से शुरू होना है, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। अगर इसी तरह हमारे पास n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है, n की वैल्यू 4 है, ये 4 है n की वैल्यू है, n 4 n की वैल्यू अगर 4 है, देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, अगर हम इसको कहते हैं n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? l हमेशा किससे शुरू होता है? 0 से, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 1 है तो n जो है वो 0 होगा, यानी उसके अंदर जो है कोई एक सब शेल मौजूद है। दरअसल अब हम इसका ये जिक्र कर रहे हैं, जो डिविडेंड n जो होता है ना, वो एक n है, शेल है। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है ये छोटी छोटी जो लाइनें ज़ाहिर कर रही हैं, इससे हम ये कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बेटा शेल के अंदर जो है हम ये बेटा क्या मालूम करते हैं? सब शेल मालूम करते हैं कि n के अंदर जो है वो कितने सब शेल मौजूद है। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब n के अंदर एक सब शेल मौजूद है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास दो सब शेल मौजूद है, एक 0 है और एक कौन सा है? 1 है। अगर n की वैल्यू 3 है, ये देखिए, ये हमारे पास है, जितना यहाँ पर ये दिखाया गया, ये देखिए बेटा, ये n की 1 है, तो इसका मतलब है इसमें एक सब शेल मौजूद है, 1 सब शेल मौजूद है। ठीक है, अगर इसी तरह जाने इसके अंदर ये एक सब, अगर इसी n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर दो सब शेल मौजूद है। कितने मौजूद है? दो सब शेल मौजूद है, एक बेटा कौन सा? 0 है और एक 1 है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो इसके अंदर तीन सब शेल मौजूद है, एक 0 है, एक 1 है और एक क्या है? 2 है। अगर n की वैल्यू 4 है तो याद रखना हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा और कौन सा होगा बेटा? 3 होगा। याद होगा जो इसमें हमने बताया था, वो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो हमने बताया था, यानी n1 जो है वो कौन होता है बेटा? k शेल को ज़ाहिर करता है। ये दूसरा जो है ना वो k हमारे पास n को ज़ाहिर करता है, ये फिर m को ज़ाहिर करता है और ये किसको ज़ाहिर करता है? n को। यदि k है, n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास आ जाएगा ये k है, n की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास l की भी एक, उसके अंदर एक सब शेल मौजूद होगा, l है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तो इसमें दो सब शेल मौजूद है, यानी l के अंदर दो सब शेल मौजूद है, m के अंदर तीन सब शेल मौजूद है और n जो है जो एनर्जी लेवल है, ये शेल है, उसके अंदर 3-4 जो है वो सब शेल मौजूद है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास था, ये सब शेल है। यानी एक तो हमने नंबर हमें शेल के अंदर जो है वो सब शेल की बात बताता है, सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, इसी बात दूसरा जो होता है, अच्छा बेटा अब देखिए, अब हमने कहा कि k है, इसको दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा, ये शेल है, k शेल है, l है, m है और n है। ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी, यही वो हमारे पास आ जाएगा। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दूसरी बात, पहले तो एक शेल के अंदर सब शेल की बात करता है, दूसरा जो है वो यहाँ पे शेप ऑफ सब शेल की बात करता है कि उनकी शेप जो है वो कैसी होगी, वो हमें बताता है। देखो बेटा, जो अगर 0 है तो वो एस शेप होता है, इसे हम एस कहते हैं, एस लाइन होती है, हमारे पास आ जाएगा ये एस होता है, ये हमारे पास लाइन की बात करते हैं, एस की बात करते हैं। ये 0 जो होगा देखिए एस होगा, अब इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एस आएगा, यहाँ पर भी एस आएगा, यहाँ पर भी एस आएगा। ये शेप और उसकी जो है हमारे पास शेप जो है एस होगा, एस। और इसी तरह जो दूसरा होता है 1 होता है, वो p को ज़ाहिर करता है बेटा, यहाँ पर जो है वो p आएगा, यहाँ पर भी 1 है, ऊपर नहीं है इसीलिए p नहीं आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी p आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी बेटा क्या आएगा? एक p आएगा।
और ट्रू जो होता है सेकंड जो होता है वो डी को वैल्यू करता है। यहाँ पर बेटा डी होगा, अब यहाँ पर ट्रू नहीं है इसलिए डी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास अपना है ट्रू है तो यहाँ पर डी भी आएगा। 3 जो होता है बेटा वो एफ को वैल्यू करता है, यहाँ पर जब नहीं है 3 यहाँ पर एफ भी आएगा, यानी हमारे पास है ये सब शेल है जिनको हमने कहा सब शेल है। ये सब शेल को हमने नेम दिए हैं कि हमारे पास सब शेल की नेम एस है, पी है, और इसको हम फिर लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 में है एंड 1 में है तो ये 1s होगा, ये एंड 2 में ये 2f और 2p होगा, 2 के सब शेल है। एंड 3 है जिसमें क्या होगा 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। इसी तरह एंड 4 है जिसका मतलब ये 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, जो हमने इनको नाम दिया कि सब शेल है। अब ना s किसको ध्यान रखते हैं, s का मतलब क्या होगा जो सब शेल है, S का मतलब होगा शार्प। S किसको ध्यान रखता है, शार्प को। P जो होता है वो बेटा होता है प्रिंसिपल, और D जो होता है बेटा वो होता है डिफ्यूज, और F जो होता है बेटा वो होता है फंडामेंटल। F किसको ध्यान रखता है, फंडामेंटल। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये भी शार्प है प्रिंसिपल। बेटा ये जो सब शेल है इनको हमने नाम दिया हुआ है उसी के हिसाब से, ये उसकी लाइनों के हिसाब से उसको हमने नाम दिया है, शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज है और तीसरा कौन सा है, फंडामेंटल है। यानी मैं देखिए अगर यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर है अगर s से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने रोटेट किया है और यहाँ पर अगले s में ही ऑर्बिट में आया है तो इसकी जो लाइन होगी वो शार्प होगी, एक वाले लाइन नजर आएगी। अगर वो यहाँ से जंप किया उसने P से जंप किया है तो वो दूसरे अगले भी P में आया है तो वो प्रिंसिपल होगा, उस लाइन को हमने प्रिंसिपल का नाम दिया। इसी तरह D है तो उसको डिफ्यूज होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा D में तो वो डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होता है आपस में उसकी शेप जो है मिली हुई होती है। इसी तरह अगर F है तो F जो है ना वो हम उसी के अंदर बात करेंगे, वो F है जिधर भी वो फंडामेंटल में आएगा दूसरे। इनको यानी हमने लाइनों है जो एनर्जी लेवल है जो सब शेल है उनको हमने उसी के हिसाब से उनको नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये छोटी अपना स्मॉल लाइन है, याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था ये लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन नहीं है, इसके अंदर मजीद लाइनें मौजूद है जिसको हमने कहा कि हमारे पास ये सब शेल है, ये सब शेल ये एस का नाम दिया, पी का नाम दिया, डी का नाम दिया और एफ का नाम दिया, ठीक है। और ये तो था हमारे पास, इनका हमने जिक्र कर दिया, शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज है और कौन सा बेटा फंडामेंटल है। अब इनकी हम शेप की बात करते हैं बेटा, ये शेप जो होती है याद रखना जो एस होता है इसे स्फेरिकल शेप कहते हैं, यानी ये सर्कल की सूरत में होते हैं। जो हमारे पास पी जो होता है बेटा वो डबल शेप होता है, ये देखिए ये हमारे पास ये डबल शेप होता है, पी है क्योंकि हमारे पास ये डबल शेप में होता है। इसी तरह डी जो होता है इसके अंदर यानी यू समझिए कि 2 डबल होते हैं, डी डिफ्यूज होता है, डी जो है इसके अंदर जो है वो डिफ्यूज होता है, यानी यू जो है ना ये आपस में ये कॉम्प्लिकेटेड इसको शेप भी कहते हैं। एफ भी होती है इसी तरह उसकी क्या होती है कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। तो ये तो बेटा यानी एनीमोथल क्वांटम नंबर हमें एक शेल के अंदर सब शेल की बात करता है, एक शेल के अंदर किसकी बात करता है बेटा, ये एनीमोथल के शेल के अंदर सब शेल की बात करता है। फिर वो सब शेल को उनके नाम देता है कि नाम एस है, पी है, डी है और एफ है, और फिर उसकी किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में ये बताता है। ये हमने आज है किसमें डिस्कस किया, एनीमोथल क्वांटम नंबर में। कल जो हमारा टॉपिक होगा आगे नेक्स्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।